तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से शुरुआत होती है और कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 में बस ये लाइंस मेंशन करता है, एवरीबडी शैल बी इक्वल बिफोर लॉ, शैल हैव इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड शैल हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, दैट्स इट। इसके अलावा आर्टिकल 14 कुछ भी नहीं कहता। तो आर्टिकल 14 बता रहा है कि एवरी पर्सन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वुड हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड वुड बी ट्रीटेड इक्वली बाय लॉ। अब ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। मैंने जब मैं सोर्सेस पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ कंसेप्ट है और ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। दिस इज अ नेगेटिव कंसेप्ट, मतलब इसका इम्प्लीकेशन नेगेटिव है थोड़ा सा। और ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ कंसेप्ट है और ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। अब इन दोनों का मतलब क्या है? पढ़ने में तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज और इक्वलिटी बिफोर लॉ। आप एग्जाम्पल से समझिए। मानिए कि प्लेग्राउंड है, ठीक है, और उस प्लेग्राउंड में बच्चे आते हैं खेलने के लिए ऑब्वियसली। अब हर शाम 5 बजे करीब इस प्लेग्राउंड के पास एक आइसक्रीम ट्रक आके रुकता है, ठीक है, और वो 7 साल से छोटे सब बच्चों को फ्री आइसक्रीम बांटता है। ओके, अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो ये कहती है कि 7 साल से नीचे जितना भी बच्चा है उन सबको आइसक्रीम मिलेगी। वो आइसक्रीम ट्रक बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा। अगर वो बच्चा इजीली आइसक्रीम अफोर्ड कर सकता है तो भी उसे आइसक्रीम मिलेगी, अगर वो नहीं कर सकता है तो भी उसे आइसक्रीम मिलेगी। वो सारे बच्चे 7 साल से अंडर, वो चाहे किसी भी क्लास, स्टेटस, फैमिली, प्रॉस्पेरिटी से आते क्यों ना हो, उन्हें आइसक्रीम मिलेगी अगर उन्हें आइसक्रीम चाहिए तो। ये है सिंपल वर्ड्स में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब अगर लॉ किसी तरह का बेनिफिट या किसी तरह की प्रिविलेज या किसी तरह का प्रोटेक्शन एक्सटेंड कर रहा है तो वो प्रोटेक्शन सबको दिया जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस, क्लास और रैंकिंग। ठीक है, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है। लॉ जब किसी को प्रोटेक्शन ऑफर करेगा तो वो अपने दायरे में सबको लेगा, प्रोटेक्शन सबको दी जाएगी। दिस इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है? ठीक है, इस चीज को मैंने 7 साल से नीचे बच्चे कहा है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंडियन सेंस में ये चीज ले डाउन करता है, एवरीबडी प्लेस्ड इन अ सिमिलर सिचुएशन वुड हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। मतलब एक आदमी या कुछ ग्रुप जो सिमिलर सिचुएशन में है उन्हें लॉ इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। जैसे 7 साल के सारे बच्चे टॉडलर्स, इन्फेंट होते हैं, ठीक है, और इन बच्चों को लॉ सिमिलरली ट्रीट करेगा। वो आइसक्रीम ट्रक वाला सबको आइसक्रीम देगा अगर बच्चों को चाहिए और सबको फ्री में आइसक्रीम देगा क्योंकि ये रूल है। ठीक है, ये बेनिफिट एवरीबडी वुड गेट अंडर द एज ऑफ 7 बिकॉज अंडर द एज ऑफ 7 दे ऑल आर इन द सिमिलर पोजिशन। 7 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए लॉ ये अप्लाई नहीं करेगा बिकॉज ऑफ कोर्स वो 7 साल वाली कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। गॉट इट? अब आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। मानिए कि प्लेग्राउंड के कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स के हिसाब से एक बच्चा दूसरे बच्चे से टॉय नहीं छीन सकता। ठीक, एक बच्चा दूसरे बच्चे से टॉय नहीं छीन सकता। अब ए जो है वो बहुत रिच फैमिली का बच्चा है और बी जो है वो बहुत ही पुअर फैमिली का बच्चा है। ये लोग साथ में खेल रहे हैं। बी ए से टॉय छीन लेता है। प्लेग्राउंड के रूल के हिसाब से जो बच्चा टॉय छीनेगा उसको प्लेग्राउंड से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, अब छीनने वाला व्यक्ति, बच्चा जो है वो गरीब है, उसने टॉयज कभी देखे नहीं है, वो एक टॉय से अट्रैक्ट हो गया, उसने छीन लिया, उसके पास उसके जीवन में सिवाय अभाव के कुछ नहीं। बच्चा जिसका टॉय छीना गया है वो एक बहुत ही अमीर बच्चा है, बहुत प्रॉस्परस है, उसके जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं। तो अगर एक टॉय उसे खो जाता है या उसे कोई ले लेता है तो उसके जीवन पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन प्लेग्राउंड का रूल इस सिचुएशन को बिल्कुल कंसिडर नहीं करेगा। रूल कहता है कि टॉय छीनना नॉट अलाउड एंड इफ यू डू दैट यू वुड बी कास्ट आउट। तो भले ही छीनने वाला गरीब है और छिनवाने वाला अमीर,
छीनने वाले को जरूरत है और छीनवाने वाले को नहीं, लेकिन रूल दोनों पे एक ही अप्लाई होगा और इस बी को प्लेग्राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। यह है इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ जब ट्रीटमेंट पे आता है तो वो किसी को भी, किसी के, अगेन द सेम थिंग, किसी के सोशल स्टेटस, किसी की अमीरी गरीबी, किसी का कास्ट, किसी की रैंकिंग, किसी का भी कुछ भी नहीं देखता है। अगर आपने गलती की है तो आपको वही सजा मिलेगी जो यूनिवर्सली उस देश में या उस सिचुएशन में प्लेस्ड आदमी को मिलती है। आपने वो गलती अनजाने में करी, आपने वो गलती जानबूझ के करी, आपने वो मजबूरी में करी, या फिर आपने किसी के दबाव में आके करी, ये सब लॉ बाद में कंसिडर करेगा। पहले आप पे वही प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा जो उस सिचुएशन में हर आदमी पर किया जाता है। So everybody would be subject to the same law, same legal process, same courts when it comes to equality. हर किसी को उसी कचहरी, उसी कोर्ट में जाना होगा, हर किसी के ऊपर वही प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा, हर किसी को उसी लॉ से सब्जेक्ट किया जाएगा जो बाकी सबके ऊपर अप्लाई कर रहा है। Every person, for every person there's one law, there's one court and there is a same process. ठीक है, जस्ट बिकॉज यू कम फ्रॉम अ फैमिली विच इज एक्सट्रीमली एफ्लुएंट, इसका मतलब ये नहीं कि लेजिस्लेचर आपके लिए नया लॉ बनाएगी, नहीं। अगर एक अमीर व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है तो उस पे वही सेक्शन अप्लाई करेगा जो मर्डर के लिए करता है। सो द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, बेसिकली जब लॉ अप्लाई करता है, अपनी पेनल्टीज को एक्सटेंड करता है, इम्पोज करता है, ये लॉ अपने प्रोसेस को किसी पर इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, तो वो आदमी के किसी भी सोशल स्टेटस को या उसकी पोजीशन को नहीं देखता है, वो बस उसके एक्शंस को देख के उस पर अप्लाई होता है, एंड दैट्स इट। दिस इज व्हाट वी कॉल इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो दीज आर टू कंसेप्ट्स और आर्टिकल 14 इन दो कंसेप्ट्स को गारंटी करता है। ठीक है, कि आपको सिमिलर पोजीशन में सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा, आपको वो सारे बेनिफिट्स जो लॉ आपकी पोजीशन में लोगों को ऑफर कर रहा है वो देंगे। जैसे कि लेट्स से एक सर्टेन प्रोड्यूस को अगर आप करते हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है और बेनिफिट्स देती है, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर प्रोड्यूस के हार्वेस्ट को फैसिलिटेट कर रही है। ठीक है, या फिर लेट्स से कि आप एक इंडस्ट्री अगर खोलते हैं जो कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी देती है, तो गवर्नमेंट एज अ रिवॉर्ड आपको टैक्स में रिबेट्स देती है। ठीक है, तो अब एक आदमी ने कंपनी शुरू करी और धीरे धीरे उसने 10,000 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, तो उसको रिबेट मिल जाएगा। उसने स्क्रैच से शुरू किया, बहुत मेहनत की और अब वो इतना रोजगार उसने पैदा करना शुरू कर दिया है, तो गवर्नमेंट उसको सराहेगी। ठीक है, और उसे रिबेट की जरूरत भी है, क्योंकि भाई ही हैड स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच एंड ही वुड नीड ऑल द बेनिफिट्स दैट कैन बी गिवन टू हिम, है ना, ताकि वो और एनकरेज हो और बढ़ाए रोजगार को। उसी तरह से अगर मुकेश अंबानी इस तरह का कुछ करते हैं तो सरकार रिबेट उनको भी देगी, हालांकि उन्हें किसी भी तरह के एग्जाम्पशन की, किसी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन दिस कॉन्टिनेंट, but you would still get the benefit that the other person is getting despite the fact that he is the richest person on the continent. ठीक है, आप बस ये देखेंगे कि उन्होंने ये सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब या कानून द्वारा प्रिस्क्राइब काम किया, हाँ किया, तो बस लॉ पर अप्लाई होगा, बेनिफिट है तो बेनिफिट मिलेगा। इसी चीज को आप उल्टा अगर कर दें कि भाई एक नॉर्मल व्यक्ति ने मर्डर कर दिया तो उसको वही सजा मिलेगी जो मर्डर के लिए लॉ ने तय कर रखी है, और अगर बिल्कुल ही रिचेस्ट मैन की फैमिली से कोई मर्डर कर देता है तो उन पर भी वही कानून अप्लाई होगा जो बाकी एक ऑर्डिनरी आदमी पर होगा, है ना। जस्ट बिकॉज ही हैज ऑल द वेल्थ इन द कॉन्टिनेंट डजंट मीन दैट ही वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एवरीथिंग, नो। इफ ही कमिट्स अ क्राइम ही वुड बी ट्रीटेड द सेम वे एज अ क्रिमिनल वुड बी ट्रीटेड। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं। आर्टिकल 14 इन दोनों की बात करता है और दोनों की ही गारंटी देता है। ठीक, अच्छा, अब आर्टिकल 14 जो है वो इतना सा ही नहीं है, आर्टिकल 14 इज क्वाइट वाइड, और ये बहुत, ये दिस प्रोवाइड्स फॉर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल, एवरीबडी वुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, ये इसका मोटा मोटा जिस्ट है। कानून की नजर में सब बराबर हैं, इसलिए कानून की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो बस सुनता है और डिसाइड करता है। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, बच्चे सोचते हैं कि मैम अगर सबकी नज़र में सब बराबर, कानून की नज़र में, लॉ की आइज में एवरीबडी इज इक्वल, व्हाई आर दीज रिजर्वेशन पॉलिसीज एग्जिस्टेंट,
भाई अगर सब बराबर हैं तो बराबरी से ही इम्तिहान दे, बराबरी से ही नंबर पाएँ और बराबरी पे एडमिशन लें। ऐसा कैसे कि कुछ बच्चों के लिए मेरिट कम है और बाकी बच्चों के लिए ज़्यादा? ये तो अनइक्वल ट्रीटमेंट है ना? मेहनत सबने बराबर कर रखी है। अब आर्टिकल 14 सिमिलरली प्लेस्ड लोगों को इक्वली ट्रीट करने की बात करता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, द पॉजिटिव बेनिफिट दैट लॉ एक्सटेंड्स इज एक्सटेंडेड टू पीपल प्लेस्ड इन सिमिलर सिचुएशन। आप इसे ऐसे समझिए, ये एक व्यक्ति है, ठीक है? एक व्यक्ति ये है और एक ये है। एक की हाइट इतनी है, एक की इतनी, एक की इतनी। यहाँ दीवार है और दीवार के पार मेला चल रहा है, ठीक है? दीवार के पार मेला चल रहा है। ये आदमी अपनी हाइट की वजह से मेला आराम से देख सकता है, लेकिन ये दूसरे दो जो हैं, वो अपनी हाइट की वजह से मेला नहीं देख सकते। तो क्या हम इन दोनों को इक्वली ट्रीट कर सकते हैं? भाई मेला तो सबके लिए बराबर है, दीवार भी सबके लिए बराबर है। अब किसी की ज़रूरत के हिसाब से दीवार को छोटा-बड़ा थोड़ी ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कर सकते। दीवार को छोटा-बड़ा नहीं कर सकते। एजुकेशन को किसी के पर्सपेक्टिव से या किसी के लेवल से ईज़ी टफ नहीं बनाया जा सकता। अच्छा चलो तुमने तैयारी कम करी थी, तुम्हारे लिए सिंपल एग्ज़ाम होगा, तुमने ज़्यादा की थी, तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, ऐसा नहीं होता। इन तीनों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता। इन तीनों के लिए जो दीवार है, वो एक साथ या एक ही उस पे डिमेंशंस पे नहीं बनाई जा सकती। अगर इनसे एक्सपेक्ट किया जाए कि आप कूद के देखो, पेड़ पे चढ़ के देखो, कैसे देखो, अपना इंतज़ाम खुद करो, तो ये अनफेयर ट्रीटमेंट है। आर्टिकल 14 कहता है कि ये तीनों हाइट में अलग हैं। तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि तीनों तीनों को सिमिलरली ट्रीट करें, क्योंकि अगर तीनों को सिमिलरली ट्रीट करने लगेंगे तो वो एक अनजस्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है? एक छठी क्लास के बच्चे को, एक आईआईटी में पढ़ते हुए बच्चे को और एक 11वीं क्लास में आईआईटी की तैयारी करते हुए बच्चे को सिमिलर एग्जाम पे टेस्ट नहीं किया जा सकता। एक छठी क्लास के बच्चे के लिए सिलेबस अलग है, वही 11वीं क्लास का बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसके लिए सिलेबस अलग है, और अगर वो कॉलेज में पढ़ने लगता है तो सिलेबस अलग है। बस ये सोच के कि पढ़ना तो सबको मैथमेटिक्स है तो एक जैसा मैथमेटिक्स सबको पढ़ाओ, ये नहीं किया जा सकता। हर किसी को उसके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। वो शुरू से शुरुआत करेगा तब जाके एडवांस लेवल पे पहुंचेगा। अब ये कह के कि नहीं भाई सब्जेक्ट सबके लिए बराबर होगा, सबको उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना सब पढ़ रहे हैं, तो ये अनइक्वल है। छठी क्लास के बच्चे को आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आप उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आप उसको एक्सेसिवली हार्श सिलेबस दे रहे हैं, ठीक है? और उसी तरह से अगर आप एक इंजीनियरिंग करते हुए बच्चे को ये पढ़ाते हैं तो उसके लिए ईज़ी है। तो दिस इज़ अनजस्ट इज़न्ट इट? इक्वालिटी के नाम पे आप अन्याय कर रहे हैं। यू आर नॉट ट्रीटिंग एवरीबॉडी इक्वली। ये इक्वल ट्रीटमेंट नहीं। आर्टिकल 14 कहता है कि ये इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। दोनों की हाइट अलग, तीनों की हाइट अलग-अलग है, ठीक है? एक हाइट की वजह से दीवार के पार बड़े आराम से देख सकते हैं, उसे कोई परेशानी नहीं है। दूसरे जो हैं वो नहीं देख सकते। इसको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, अगर अपने पैर को उठा ले थोड़ा, टिप-टो कर जाए तो शायद देख लेगा, और ये तो बहुत ही छोटा है तो बिल्कुल ही नहीं देख पाएगा, क्या करें? तो लॉ कहता है कि दीवार को तो नहीं हिला सकते भाई, और ये व्यक्ति तो देख पा ही रहा है ना? पेडेस्टल लगाओ, इस बच्चे के लिए इतना, और ये भी मेला देख लेगा। इस बच्चे के लिए इतना क्योंकि ये ज़्यादा छोटा है, और ये भी मेला देख लेगा। अब तीनों मेला देख सकते हैं। ये है इक्वल ट्रीटमेंट। नाउ ऑल थ्री ऑफ देम कैन वॉच द फेयर विदाउट द वॉल बीइंग एन इम्पेडिमेंट फॉर देयर व्यू। और ये जो पेडेस्टल है, इसी को हम रिजर्वेशन कहते हैं। आपके घर में काम करने वाली मेड का बच्चा अभी की एज का है, वो भी क्लैट देना चाहता है। आप एक अच्छी फैमिली से हैं, कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, बाकी टीचर से पढ़ेंगे। आपके पास गाइडेंस की, रिसोर्स की, मटेरियल की कोई कमी नहीं। आपको तैयारी करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका परिवार आपको सपोर्ट करेगा, और अगर आप एक अच्छा कॉलेज निकाल लेते हैं तो आपकी फी भी भरेगा। वहीं आपके मेड का जो बच्चा है, उन रिसोर्सेज को, उस मटेरियल को, उस गाइडेंस, कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता। समझ गए? आपकी तैयारी में और उसकी तैयारी में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर वो क्लैट देता भी है तो वो अपने बलबूते पर अपनी तैयारी के हिसाब से देगा।
आपके पास जहाँ सारी की सारी अमेनिटीज़ थी, वहाँ उस बच्चे के पास कोई भी अमेनिटी नहीं थी। उसने सेकंड हैंड बुक से किसी तरह से यूट्यूब को देख-देख के किसी तरह से सिलेबस समझा है और थोड़ा बहुत जितना वो अपने आप से कर पाया उतना कर लिया है। अगर एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स को मैं बेंचमार्क बना दूं, तो आप तो वो बेंचमार्क आसानी से अचीव कर लेंगे, लेकिन क्या वो कर लेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास वही एक्सपोजर नहीं था जो आपके पास था। तो उसके लिए अगर मैं वही बेंचमार्क बना दूं, तो ये नाइंसाफी है। मैं ये नहीं देख रही कि वो बच्चा गरीब घर से है, मैं ये भी नहीं देख रही कि वो बेचारा अपने आप किसी तरह से जैसे तैसे क्लैट का एग्जाम दे पा रहा है, और मैं ये भी नहीं देख रही कि उसने तैयारी खुद की है, उसके पास कोई एक्सपोज़र, कोई गाइडेंस, कोई मटेरियल नहीं था, ठीक है? तो मैं उसको कैसे आपकी तरह ट्रीट कर सकती हूँ? उसके पास वो अमेनिटी ही नहीं है जो आपके पास है, वो आपकी जैसी सिचुएशन में ही नहीं है, वो आपके जैसे घर में नहीं रहता, वो आपके जैसे स्कूल में नहीं रहता, वो आपकी तरह इंग्लिश नहीं बोलता, तो मैं उसे आपकी तरह से कैसे ट्रीट कर सकती हूँ? मैं उसकी तैयारी के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसे ट्रीट करूँगी। वो बच्चा एक अंडर प्रिविलेज्ड क्लास से आता है, मेहनत से जो भी ला पाया है मार्क्स जैसे-तैसे, मैं उसके हिसाब से उसको उसका बेंचमार्क सेट करूँगी। चलो तुम्हारे पास मटेरियल नहीं था, तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं थी, तुम्हारे पास एक्सपोज़र नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी माँ की तरह से मेड ही बनोगे, घर-घर जाके सफाइयाँ करोगे, नहीं। कानून तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो क्या हुआ अगर तुम वो मटेरियल एक्सेस नहीं कर पाए? हम तुम्हारे बेंचमार्क को लो कर देंगे। तुम थोड़ी-सी मेहनत करोगे अगर, अब उतनी मेहनत जितनी तुम बिना रिसोर्सेज़ के कर सकते हो, तो तुम्हारे नंबर्स के हिसाब से हम तुम्हें एडमिट कर लेंगे। अगर उस मेहनत में तुम हमारे हिसाब से अच्छे नंबर ले आए, तो हम तुम्हें एडमिशन दे देंगे, स्कॉलरशिप भी दे देंगे, सब। वो बच्चा आप ही के कॉलेज में आप ही की तरह से पढ़ाई करेगा और वो आप ही की तरह से उसी लेवल ऑफ ग्रेजुएशंस, he'd be the same level graduate that you are। अब वो आपकी बराबरी कर सकता है, समझे? उसे वही नौकरी मिल जाएगी जो आपके पास है, और अगर वो वही नौकरी पा लेता है जो आपको मिली है, तो उतनी ही वो तनख्वाह कमाएगा, उतना ही उसका इनकम होगा, उसका लाइफ स्टैंडर्ड आपके हिसाब से हो जाएगा और उसकी प्रोजेनी को वो हार्डशिप्स नहीं झेलनी पड़ेंगी जो उसने खुद ने झेली। ये है रिजर्वेशन का पूरा एजेंडा।